ओके क्लास, तो हमने क्या किया है, हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट कर लिया है। हम क्या कर रहे हैं, साइंस पेपर टू का कौन सा क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 कर लिया है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर सवाल नंबर 2 चल रहा है। इसमें क्या दिया है आपको, मंदरजा झैल सवालात के जवाब आप दीजिए। देखो, इसमें कोई 3 क्वेश्चंस आपको करना है और क्वेश्चन पूरे 5 दिए गए हैं और ये है 6 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करने का आपको मिलेगा 2 मार्क्स। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, मुख्तसर नोट लिखिए, फर्क बताना है और हमें आगे चल के क्या करना है, खाली दायरों में जवाब लिखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, मुख्तसर जवाब, सॉरी, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, मुख्तसर नोट लिखिए, माहौल का तहफ्फुज। तो माहौल का तहफ्फुज में क्या क्या आएगा, इंसान के जरिए पैदा की गई कुदरती असबाब, रीजंस की वजह से जमीन पे क्या हुआ है, बेशुमार माहौली मसाइल पैदा हो गए हैं। इन मसाइल के बिना पर जमीन पर जानदारों का वजूद खतरे में पड़ गया है। इन जानदारों को बचाने और माहौली तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की अशद ज़रूरत है। अगर माहौल को बचाया नहीं गया तो माहौल की ज़िंदगी का मियार और सेहत की तंज़िली होगी। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरकारी इक़दामात किए जाते हैं। इस सिमत में सरकार ने कई कानून बनाए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए UNEP नामी अदारा कायम किया है। माहौली तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक में हर आम व ख़ास की शमूलियत बहुत ज़रूरी है। स्कूली सतह पर बच्चों के दिमाग में माहौल से मुताबिक मस्बत नुक्ता नज़र, मोहब्बत और मालूमात जैसे इक़्तिदार पैदा करना चाहिए और माहौल का तहफ़्फ़ुज़ एक समाजी ज़िम्मेदारी है। कुदरती वसाइल का मनसूबाबंदी तरीके से इस्तेमाल करना और माहौल की तहफ़्फ़ुज़ एक तरीका है। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का एक तरीका है, तो इसमें आपको पूरा ओवरव्यू लिखना पड़ेगा कि हम माहौल किस तरीके से खराब हो रहा है, मसाइल पैदा हो रहे हैं इंसानों की वजह से, और इसे कौन से गवर्नमेंट की, जो सरकार की कौन लोग हैं जो इसमें हेल्प कर रहे हैं माहौल के तहफ़्फ़ुज़ से रिलेटेड, आपको क्या करने के लिए, आगाह करने के लिए, और हम स्कूल के बच्चों के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, उनके अंदर ये चीज़ के लिए जज्बा पैदा कर सकते हैं कि वो माहौल से रिलेटेड मालूमात हासिल करें। ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, माहौल का तहफ़्फ़ुज़ इस टॉपिक में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट में पूछा गया है नखाई और गैर नखाई के दरमियान फर्क। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, नखाई के बारे में बात करें तो इस जैली आलमीम के हैवानात इर्तिका की निचले सतह से ताल्लुक रखते हैं, जबकि इसमें कौन सा होता है आपका गैर नखाली, और नखाई में क्या होता है, बुलंद सतह से ताल्लुक रखते हैं। इर्तिका मतलब वक्त के साथ होने वाली तब्दीली। इस फिक्रे में सतून मौजूद नहीं होता, इस फिक्रे में सतून मौजूद होता है। जिस्म में हबल पुश्त का सहारा नहीं होता और जिस्म में हबल पुश्त का सहारा होता है। हल्क में क्या है, गलफड़े नहीं होते, सांस लेने के लिए गलफड़े या फेफड़े होते हैं। तो मतलब इंसान किस में आ गए, नखाई में, नखाई में। दिल अगर मौजूद है तो जिस्म के ज़ोहरी जानिब होता है और दिल की बतनी जानिब होता है। अज़्बे डोर मौजूद हो तो जोड़ों के शक्ल में बतनी जानिब होता है और अज़्बी डोर जिस्म के ज़हरी जानिब होती है। तो ये इसका क्या हो गया आपका डिफरेंस। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या दिया गया है। नेक्स्ट जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या दिया है, साग के खुलिये का इस्तेमाल। तो जो ये बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो, साग खुलिये का इस्तेमाल हम लोग किस किस लिए करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं सेल थेरेपी में। अगर कोई आपकी बॉडी का सेल खराब हो गया है तो उसको क्या करते हैं, निकाल के नया सेल इंसर्ट करते हैं। और उसके अलावा भी आपकी बॉडी में अगर कोई बेकार मादा खुलियात को बदलना है, खुलियात को बदलने के लिए करते हैं। उसके अलावा अगर हमें हमारे जिस्म में खून के नए खुलियात बनाने हैं तो खून के नए खुलियात का पैदावार में साग खुले का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा आज़ा की पेवंदकारी, एग्जाम्पल में जैसे गुर्दे हो गए, आपकी बॉडी में गुर्दा और
जिगर की पेवंदकारी करनी होती है तो जिसमें हम क्या करते हैं, साकुल्य का इस्तेमाल किया जाता है। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, आफात के इंतजाम के दो मकासद लिखिए। तो आफात के इंतजाम के दो मकासद में क्या क्या हम लिख सकते हैं, देखो मकासद क्या है, आफात के दौरान इंसानी समाज में होने वाले जानी नुकसान को दूर करना और उसको बचाना, आफात ज़दा लोगों को मुनासिब तरीके से अशिया मुहैया करके आफत की शिद्दत और आफत के बाद होने वाले दुख को दूर करना, आफत ज़दा इंसानी की जिंदगी को दोबारा मामूल पर लाकर इस इलाके की जिंदगी की पहली हालत में लेके आना, आफात ज़दा लोगों को बाज आबादकारी मुनासिब तरीके से करना, आफतों पर तहफीजी तरीके से मंसूबा बंदी करके मुस्तकबिल में ऐसी आफतों को जब ना पहुंचे या आफतें आए तो इसकी शिद्दत में कमी की फर्क करना। तो आप ये चीज, ये आंसर आपके टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। जब भी ये आंसर्स लिखने हो तो आप सोचो कि आप उस सिनेरियो में उस वक्त मौजूद हो उस जगह पे और किस तरीके से वहां के लोगों की मदद कर सकते हो। तो समाज में नुकसान हो, जो नुकसान हुआ उसको दूर करना, आप उसको बचा, वहां पे जो भी हो रहा है बचा, जो चीजें बचा सकते हैं आप बचाना, लोगों जहाँ वहाँ लोग जो इस चीज से सफर हुए उनको चीजें मुहैया करना और उसके बाद उनके दुख दर्द को दूर करने में काम करना, फिर उसके बाद पहले हालत में वापस ले आना, उनके मुनासिब तरीके से क्या करना, बाजे आबादकारी करना और ऐसे आफात से दोबारा हम कैसे बच सके मुस्तकबिल में, इस चीज पे क्या करना, ऐसी चीजों से आफतों को जर्ब ना पहुंचे। मतलब यहाँ पे क्या दिया है, मंसूबा बंदी करना, मैनेजमेंट करना कि कैसे अगर दोबारा ऐसे कोई सिचुएशन हो तो उसे कैसे जल्दी जल्दी टैकल कर सके। और उसके अलावा और इसमें जो शिद्दत हो, जितना ज्यादा, जब पहली बार कोई आफत आती है तो हम उस चीज से अवेयर नहीं होते, तो उस पहली बार के लिए डिफिकल्ट होता है, बट दूसरी बार अगर कभी आए तो आप पहले जो एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे जल्दी से उस चीज से निकलने की कोशिश करना। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या दिया है आपका, अगर इथेनॉल को पेट्रोल और डीजल के साथ मिलाए तो इसके क्या फायदे होंगे। हम क्या बात कर रहे हैं, इथेनॉल की बात कर रहे हैं, ये एक अल्कोहल है, उसको किससे बात कर रहे हैं, डीजल और पेट्रोल के साथ मिलाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब सिर्फ पेट्रोल या सिर्फ डीजल बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाता है, आपको पता है पेट्रोल और डीजल हम एज ए ईंधन इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों को चलाने के लिए, ये फिजा में क्या करता है, माहौल में आलूदगी, पॉल्यूशन में इजाफा हो जाता है। ये ईंधन गैर तनज्जुल पजीर ईंधन है। इसके अलावा इनके जराए भी क्या है, महदूद है। इनके जराए महदूद होने की वजह से जखीरे काफी साल तक, क्योंकि ये बहुत महदूद है, बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं है कि हम उसे जमीन से निकाले जा रहे और ये कभी खत्म ना हो जाए। ईंधन डीजल पेट्रोल कैसे होते हैं, ऐसे ईंधन है जो वक्त के साथ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बहुत ही महदूद है, तो हमें आने वाली नस्ल के लिए उससे बचाना है। पेट्रोल और डीजल के साथ अगर इथेनॉल मिला देंगे तो क्या होगा, आलूदा अज्जा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन की मिकदार कम हो जाती है। ईंधन मिलाने से महंगे पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी कम होती है। इथेनॉल मिलाने से महंगे पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी क्या करती है, कम हो सकती है, क्योंकि आपको पता है डीजल और पेट्रोल के दाम बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं टाइम के साथ। इथेनॉल बगैर धुएं के साथ भी जलता है। अब इथेनॉल अगर हम ये देखो यहाँ पे क्या किया है, अगर अभी देखो डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन जो होता है, ये सब जो होगा अगर ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, माहौल में रिलीज हो जाता है। अगर इसी के साथ हम क्या कर रहे हैं, हमारा डीजल और पेट्रोल है उसके साथ अगर हम किसको मिला दे रहे हैं, इथेनॉल को, तो ये सारा जो माहौल में पॉल्यूशन कंट्रोल करता है, ये क्या कर सकता है, ये अमाउंट कम आपके माहौल में रिलीज होगा, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इथेनॉल का इस्तेमाल करना चाहिए डीजल और पेट्रोल में, क्योंकि ये क्या कर रहा है, आपके माहौल में हवा की आलूदगी को कम करता है। कैसे कम करता है, ज्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन को रिलीज नहीं करता। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, डार्विन का कुदरती इंतखाब का नजरिया। अब डार्विन का कुदरती इंतखाब का नजरिया हमने सबक नंबर 1 में देखा था, जिसमें हमने पढ़ा था इर्तिका के बारे में और हमने पढ़ा था
इर्तिका जो क्या होता है, वक्त के साथ होने वाली तब्दीली। अब यहाँ पे डार्विन का क्या नजरिया था, उसने क्या कहा था इर्तिका के बारे में, हम देखते हैं। जानदारों के मुख्तलिफ अनवा लगातार गहरे मुशाहदे के बाद चार्ल्स डार्विन अपना शोराए आफाक कुदरती इंतखाब का नजरिया दुनिया के सामने पेश किया। इस नजरिए के मुताबिक जो जानदार काबिल होता है वही बाकी रहता है। इसका क्या मतलब रहता है, वक्त के साथ साथ जो जानदार अपने अंदर तब्दीली लेके आ रहा है, उनका कहना था कि जो क्या दिया, जो जानदार काबिल होता है वही बाकी रहता है। इसका मतलब होता है कि जो जानदार अपने अंदर वक्त के साथ तब्दीली लाता है वही ज्यादा वक्त तक क्या कर सकता है, सरवाइव कर सकता है, रह सकता है। इस बयान को डार्विन ने शाया करवाया। डार्विन के मुताबिक जानदार कशीर तादाद में बच्चा पैदा करते हैं, इसलिए इनके दरमियान गिजा साथी बनाने वगैरह में मुकाबला आरी कॉम्पिटिशन्स होते रहता है। सिर्फ वही जानदार अपने वजूद को कायम रखते हैं जिनमें बेहतर तवाफिकी खुसूसियात मौजूद होता है। जिन जानदार में तवाफिकी खुसूसियात मौजूद नहीं होता वो क्या हो जाता है, फना हो जाता है। अभी डायनासोर आज के टाइम पे मौजूद नहीं है, लेकिन इंसान आज के टाइम पे मौजूद है। अभी देखो, कुदरती इंतखाब सिर्फ काबिल अनवा को मुंतखब करने वाला एक अहम किरदार है। जिन जानदारों में अपनी बका के लिए तवाफिकी खुसूसियात मौजूद नहीं होती वो फना हो जाते हैं, और मुंतखब शुदा काबिल जानदार तौलीद के अमल से अपने नुमाया खुसूसियात को नए अनवा में पैदा करते हैं। अब देखो, जिनके अंदर नई खुसूसियात है वो क्या कर रहे हैं, जो उनके एक जो पेरेंट्स है वो खुसूसियात उनके बच्चों में जा रहा है, और इसी तरीके से क्या कर रहे हैं, वो जारी खुसूसियात एक जनरेशन से दूसरी, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफर हो रहा है। डार्विन ने अपने नजरियात को क्या कहा, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामी किताब में शाया किया। ये याद रखना आपको, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नाम किताबी में शाया किया। और ये दो लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उन्होंने फिर ये भी जो कहा था, ये लाइन, जिन जानदारों में अपनी बका के लिए तवाफिकी खुसूसियात मौजूद नहीं है वो क्या हो जाते हैं, फना हो जाते हैं। और जो जानदार काबिल होता है वही क्या रहता है, बाकी रहता है। काबिल होने का मतलब जो अपने अंदर वक्त के साथ तब्दीलियां कर रहा है, जिससे हम कहते हैं जो जानदार काबिल है वही बाकी रहता है। उसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मंदरजा झेल जदवल मुकम्मल कीजिए। तो मंदरजा झेल जदवल मुकम्मल कीजिए में आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि हमें क्या दिया है, प्रोटीन दिया है और आज़ा के नाम दिए। अब मिलेनिन और क्रिएटिन जो होता है ये आपका क्या होता है, ये कौन से आज़ा में प्रोड्यूस होता है, कहाँ आपकी बॉडी में, तो आपके जिस्म में, आपकी जिल्द में मिलेनिन और क्रिएटिन होता है। आपने मिलेनिन देखा होगा, हमारे जिस्म में जो ब्लैक कलर के जितने भी स्पॉट्स है वो मिलेनिन की वजह से होता है, क्योंकि मिलेनिन हमारी बॉडी में ब्लैक कलर प्रोड्यूस करता है। लबलबा जो है वो क्या करता है, कौन सा प्रोटीन होता है, तो इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है हमारी बॉडी में शुगर के जो लेवल होता है उसको क्या करता है, मेंटेन करता है। यही हम बात करें हीमोग्लोबिन की और एंटीबायोटिक की, तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके बॉडी में खून के अंदर मौजूद होता है, और एंटीबायोटिक्स। ओके, नाउ अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्या दिया है वो। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, माहौली निज़ाम पर असर अंदाज होने वाले अवामिल। तो इसमें क्या है जवाब, माहौल पर हयाती गैर हयाती अज्जा असर अंदाज होते हैं। ठीक है, गैर हयाती अज्जा में तबई और कीमियाई अज्जा माहौली हालत में तब्दीली पैदा करने की सलाहियत रखती है, और गैर हयाती अज्जा कुदरती या इंसान के पैदा किए हुए हैं। मुख्तलिफ जानदारों के दरमियान मुख्तलिफ किस्म के बाहिमी ताल्लुकात से माहौल मुतासिर होता है। कुदरती आफात जैसे जलजले, जंगल की आग, तूफान, बादल का फटना, कहत साली वगैरह माहौल में तब्दीली पैदा होती है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4, आपको ये डायग्राम दिया गया है। ये आपका चैप्टर नंबर 5 से क्वेश्चन पूछा गया, काफी अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास देखो यहाँ पे 3 आपको सिचुएशंस दी गई है। यहाँ पे है पॉइंट ए, बीच में आपका पॉइंट बी है, और यहाँ पे पॉइंट सी है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, बिजली घर है। यहाँ पे क्या किया गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, मतलब पानी का इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे हैं, बिजली पैदा करने का प्रोसेस जो होता है वो होगा। यहाँ पे देखो ये आपका
बिजली घर है, यहाँ पे आपका टरबाइन लगा हुआ होता है, टरबाइन है, पानी यहाँ से बहाव की तरफ आ रहा है, यहाँ से टरबाइन है, ये टकराता है, उसके अलावा यहाँ से टकराएगा, ये आगे की तरफ जाएगा, आपका जनरेटर होता है, और आगे पीछे की तरफ जो दिख रहा है यहाँ से आपका इलेक्ट्रिसिटी बन के सप्लाई होता है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट दिया है और इसमें क्या क्या दिया है, नुक्ता बी के ताल्लुक से आबी जखीरे पानी की तवानाई बिलकवा में तब्दीली को तवानाई बिल हरकत में होती है। फिर उसके बाद टरबाइन पानी तक पहुंचने वाला रास्ता नुक्ता ए के मुकाम से शुरू होकर बर की तवानाई की पैदा करने का असर, और टरबाइन तक पानी पहुंचने वाला रास्ता सी के मकाम से शुरू हो तो बर की तवानाई पैदा करने का क्या असर पड़ता है। तो हमें तीनों सिचुएशंस ए बी सी के बेसिस पे बताना है कि कहाँ पे बर की तवानाई को पैदा करने पर क्या असर होता है। तो हम चलो ये सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, नुक्ता बी के ताल्लुक से आबी जखीरा के पानी नहीं, आबी जखीरे के कितने पानी की तवानाई बिलकवा की तब्दीली में तवानाई बिल हरकत में होती है। नुक्ता बी पर मौजूद बंद की क्या है, खिड़की को खोला जाता है तो आबी जखीरे का पानी टरबाइन के जानिब बहना शुरू होता है। आपको दिख रहा है यहाँ पे टरबाइन है, जमाशुदा पानी तवानाई बिल कवा इसकी तवानाई बिल हरकत में तब्दील हो जाती है। पहले पानी कैसा होता है, एकदम शांत रहता है, तो उसके अंदर जो तवानाई होती है उसे तवानाई बिल कवा कहते हैं। जब वो फ्लो होना, यहाँ पे एक दरवाजा डोर की तरह होता है बंद की, वो जब अगर यहाँ से हम खोल देंगे तो पानी आगे की तरफ बहना शुरू हो जाता है। तो जब पानी मूव करता है, बहता है, तो उसमें कौन सा तवानाई होती है, तवानाई बिल हरकत होती है। इस तरह सिर्फ खिड़की से बाहर खारिज होने वाली पानी की मिकदार से तवानाई बिलकवा ही तवानाई बिल हरकत में तब्दील हो जाती है। तो पहली सिचुएशन में क्या होगा, तवानाई जो है बिलकवा से बिल हरकत में तब्दील हो जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, टरबाइन तक पानी को पहुंचाने वाला नुक्ता ए दिख रहा है आपको ऊपर की जानिब है। नुक्ता बी क्या है, ये जो पाइप होता है, पाइपलाइन, पानी का बहाव इससे नजदीक एकदम सीधा स्ट्रेट है, और सी जो होता है वो क्या होगा, नीचे की तरफ है, ए जो है वो ऊपर की तरफ है। तो यहाँ से पानी जब जाएगा, ये ऊपर की तरफ से जाएगा, तो यहाँ पे ये इस तरीके से आएगा, यहाँ पे सीधा सीधा पानी जा रहा था और ये नीचे से ऊपर जाएगा। से शुरू हो तो बर की तवानाई की पैदावार पर क्या असर होता है। अगर टरबाइन पानी को पहुंचाने वाला रास्ता नुक्ता ए है, मतलब यहाँ से पानी शुरू हो रहा है फ्लो करना, तो पानी की बहुत रफ्तार के साथ टरबाइन के बहना शुरू होगा। क्योंकि नुक्ता ए बी के बानिस्बत ज्यादा ऊंचाई पर है, इसलिए पानी को ज्यादा तेज रफ्तार हासिल होगी। इस वजह से टरबाइन की ब्लेड को घूमने की सलाहियत में इजाफा होगा और तवानाई बर की तवानाई के हुसूल में भी इजाफा होगा। देखो यहाँ पे क्या बताया गया है आपको, यहाँ से जब यहाँ पे गेट ओपन होगा, पानी जब सीधा जाएगा तो जो रफ्तार होगी पानी की वो ज्यादा नहीं होगा, लेकिन आपको पता है जब पानी ऊपर से आ रहा है तो रफ्तार क्या होगी, पानी की ज्यादा होगी। तो यहाँ पे टरबाइन जो है, यहाँ जो आगे चल के यहाँ पे इस तरीके से गोल गोल टरबाइन जो होता है, उस पे पानी जो होगा बहुत ही ज्यादा रफ्तार से लगेगा। तो टरबाइन जो मूव करेगा उस टाइम उसकी रफ्तार क्या होगी, बहुत ही ज्यादा तेज हो जाएगी। ठीक है, तो उसके घूमने की सलाहियत में क्या होगा, टरबाइन के इजाफा होगा। और तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, टरबाइन तक, एक मिनट, हाँ, अब तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि टरबाइन तक पानी पहुंचाने वाला रास्ता नुक्ता सी के मकाम से शुरू हो तो बर की तवानाई की पैदावार पर इसका क्या होगा। अब सी, अब देखो यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन 2 में क्या था कि हम ऊपर की तरफ से फोर्सफुली, अब पानी का बहाव नीचे की तरफ से जाता, तो हमें भी पता है कि अगर पानी नीचे की तरफ से खींचना पड़ रहा है तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा लगेगा खींचने के लिए पानी। अगर टरबाइन पानी पहुंचाने वाला रास्ता नुक्ता सी के मकाम से शुरू हो तो बर की तवानाई की पैदावार पर काफी हद तक असर पड़ेगा। नुक्ता सी की ऊंचाई टरबाइन तक पानी ले जाने वाली पाइप की ऊंचाई क्या है, कम है। इसकी वजह से पाइप में पानी के बहाव में काफी हद तक क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा ताकत लग रही है। जब नीचे की तरफ से पानी खींचा जा रहा है तो ज्यादा ताकत लग रही है, ऊपर की तरफ से खींचा जा रहा था, पानी बहुत ही आसानी से बह रहा था तेज रफ्तार से। पानी के बहाव में काफी हद तक कमी हो जाएगी और पानी की तवानाई बिलहरकत में तखफीफ हो जाएगी, जिसके बिना पर टरबाइन की ब्लेड बहुत ही कम रफ्तार से घूमने लगेगी और निहायत ही कम मिकदार में बर की तवानाई पैदा होगी। मतलब सिचुएशन ए, नुक्ता ए में तवानाई, बर की तवानाई क्या होगी, ज्यादा पैदा होगी। यहाँ पे जब बीच में है तो कम पैदा होगी, और
नीचे सी में है तो कम पैदा होगी, और अगर बीच में है तो वो क्या होगा, ना ज्यादा है ना कम है, क्या हो जाएगा आपका मीडियम लेवल पे तवानाई पैदा होगी। ठीक है, और बीच में भी हमें एक और चीज क्या बताई गई है कि तवानाई बिल कवा और तवानाई बिल हरकत। मतलब बिल कवा तवानाई कब होती है, जब कोई चीज रेस्ट में हो। रेस्ट में मतलब आराम से, पानी आराम से खड़ा है, मूव नहीं हो रहा है, तो उसमें तवानाई बिल कवा है। और वही वो मूव करना स्टार्ट कर दे, आगे की तरफ बहना स्टार्ट कर दे, तो उससे हम बोलते हैं तवानाई बिल हरकत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, झिंगर, मेंढक, चिड़िया, तारा, मछली, इनमें से किसके आजा अगर टूट जाए या जिसमें से अलग हो जाए तो दोबारा बनते हैं, वाज़ेह कीजिए। टूट जाए या दोबारा बनते हैं, तो झिंगर, मेंढक, चिड़िया, तारा, मछली में सिर्फ तारा मछली ही अपने टूटे हुए उजू को दोबारा तजदीद कर सकते। तो हमें एग्जाम्पल्स इतने सारे दिए, लेकिन इसमें कौन कर सकते हैं, तारा मछली। तारा मछली आइलैंड शोकादार जिल्द के हैवानात एकिनोडर्माटा से ताल्लुक रखती है। सिर्फ इसी आइला के हैवानात में अपने टूटे हुए आजा को क्या करने, दोबारा से पैदा करने की सलाहियत मौजूद होती है। दिगर हैवानात अपने टूटे हुए आजा को दोबारा पैदा करने की सलाहियत नहीं होती। सिर्फ तारा मछली ही क्या कर सकता है, बाज़े पैदाइश की खुसूसियत रखता है। बाज़े पैदाइश मतलब क्या बता रहा है कि वो अपने जिस्म का कोई हिस्सा टूट जा रहा है तो उसे क्या कर सकता है, वो अगर उसके जिस्म का कोई हिस्सा टूट जा रहा है तो वो उसे दोबारा से बनाने की सलाहियत रखता है। तो इसे हम कहते हैं क्या, इसे हमें कहते हैं बाज़े पैदाइश। बस आज का लेक्चर यहीं पे यहाँ पर खत्म होता है। इसका थर्ड पार्ट भी मैंने बनाया है, आगे के क्वेश्चंस उसमें करेंगे।